लगभग 6 सालों तक एक पत्नी अपने पति के साथ रहती है। उन दोनों का एक 5 साल का बेटा भी होता है और इतने सालों से उसको पता ही नहीं चलता है कि वो जिसके साथ रह रही है वो एक सीरियल किलर है जो हिंदू मुस्लिम सरदार बनकर कई लोगों का मर्डर कर चुका है और वो कई स्टेट्स में मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स की लिस्ट में भी है। और सिर्फ यही नहीं, उस पत्नी को अपने पति के बारे में और भी कई सारी शॉकिंग चीजें पता चलती है जिसे जानने के बाद उसे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि क्या सच में वो इतने सालों से एक शैतान के साथ रह रही थी। 14 मार्च 2022 को अनामिका मेहरा नाम की एक 28 साल की महिला झांसी रोड पुलिस स्टेशन में आती है। उसके चेहरे पे कई सारी चोटों के निशान थे, उसकी आंखें सूज गई थी। उसको देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसको किसी ने बहुत ज्यादा मारा पीटा हो। अनामिका पुलिस को बताती है कि 12 मार्च को जब मैं अपने फादर के घर से कुछ काम के लिए बाहर जा रही थी तभी रास्ते में राजेंद्र और उसके साथी मुझको रोक लेते हैं। वो मुझको जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बैठा कर ले जाते हैं। वो मुझको बहुत मारते हैं, बहुत टॉर्चर करते हैं। ऐसा लग रहा था मानो वो मुझे जान से मारने के बारे में सोच रहे हो। मैं किसी तरह वहाँ से भाग कर निकल आती हूँ। अब जो अनामिका है वो बहुत डरी हुई थी, वो बहुत परेशान थी और पुलिस को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मामला क्या है। क्या ये किडनैपिंग का मामला है या इसके पीछे कुछ और ही कहानी है। पुलिस अनामिका को शांत कराती है और उससे प्रॉपर डिटेल पूछती है कि उसके साथ क्या हुआ था, ये राजेंद्र कौन है और ये तुम्हें क्यों मारना चाहता है। थोड़ी देर बाद अनामिका शुरू से सारी डिटेल्स पुलिस को बताना शुरू करती है। 2014 में अनामिका ट्रेन से दिल्ली जा रही थी। तभी ट्रेन में ही उसकी मुलाकात राजेंद्र मेहरा नाम के एक आदमी से होती है। शुरू में दोनों की नॉर्मल बातचीत होती है, लाइक कहाँ जा रहे हो, क्या नाम है। और जब इनको पता चलता है कि इन दोनों का ही सरनेम सेम है तो इनके बीच में और भी ज्यादा बातचीत शुरू हो जाती है। अनामिका बताती है कि वो जॉब ढूंढने के लिए दिल्ली जा रही है, जिसपे राजेंद्र कहता है कि मैं तुम्हें दिल्ली में जॉब दिलवा सकता हूँ। और दिल्ली जाने के बाद राजेंद्र सच में अंकिता को एक कॉल सेंटर में जॉब दिलवा भी देता है और यहीं से धीरे धीरे उनके बीच में बातचीत शुरू होती है और समय के साथ इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और नवंबर 2015 में वो दोनों शादी कर लेते हैं। अब शादी के कुछ महीनों तक सब कुछ ठीक था, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन इसके बाद राजेंद्र अंकिता को अब्यूज करने लगता है। उसको कई बार धमकी भी देता था कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। राजेंद्र की बातों को अनामिका ज्यादा ध्यान नहीं देती है क्योंकि उसे लगता है कि राजेंद्र बस ऐसे ही गुस्से में बोल रहा है, ऐसी फालतू की बातें कर रहा है और ये लड़ाई झगड़ा ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन 2017 में जब उनका एक बेटा होता है तब उसके बाद तो राजेंद्र अनामिका को बहुत ज्यादा परेशान करने लगता है। उसको कई बार मारने भी लगता था। मेरे को रोज फोन करके जान से मारने की धमकी देना, तेरे को गोली मार दूंगा, ये मार दूंगा, इस चीज की सारी रिकॉर्डिंग वगैरह सब है मेरे पास। अब अनामिका की बातें सुनकर पुलिस को लगता है कि ये एक डोमेस्टिक वायलेंस का मामला है जहां एक पति अपनी पत्नी को टॉर्चर करता है, उसको मारता पीटता है। लेकिन अनामिका फिर से बताती है कि सिर्फ इतनी सी बात नहीं है। आज से लगभग 6 महीने पहले यानी अक्टूबर 2021 में राजेंद्र उसको बहुत मारता है, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो घर छोड़कर अब चली जाएगी। और जब वो अपना बैग पैक कर रही थी तभी उसको कई सारे कार्ड्स और डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जिसपे अलग अलग नाम लिखा हुआ था, जैसे राजेश, राजेंद्र, और सबकी फोटो एक ही जैसी थी। अब ये सब देखकर अनामिका को लगता है कि उसका पति जरूर कुछ फ्रॉड करता होगा या किसी फ्रॉड में शामिल होगा, इसीलिए वो तुरंत उस घर को छोड़कर अपने फादर के घर पर रहने चली जाती है। अब पुलिस राजेंद्र के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस रजिस्टर कर लेती है और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है कि क्या सच में जो अनामिका बता रही है वो सच है या बस वो ऐसी बातों को थोड़ा बहुत बढ़ा चढ़ा के बता रही है ताकि राजेंद्र को फंसा सके। पुलिस जब राजेंद्र का रिकॉर्ड्स चेक करती है तो उन्हें पता चलता है कि इसी थाने में उसकी अगेंस्ट मारपीट का मामला पहले से ही दर्ज है और इस मामले में वो फरार भी चल रहा था। राजेंद्र को पकड़ने के लिए झांसी रोड की पुलिस बिलौवा पुलिस स्टेशन से संपर्क करती है क्योंकि उसी एरिया में राजेंद्र का घर होता है। और सरप्राइजिंगली बिलौवा पुलिस स्टेशन में भी राजेंद्र 36 लाख की धोखाधड़ी के मामले में 2014 से ही फरार चल रहा था। एसपी अमित संघी के ऑर्डर पे बिलौवा पुलिस स्टेशन राजेंद्र को ट्रेस करती है और उसे ग्वालियर के एक फार्म हाउस से अरेस्ट कर लेती है। पुलिस को अभी तक यही लग रहा था कि राजेंद्र ने पैसों का फ्रॉड किया है और मारपीट की है, लेकिन इंट्रोगेशन और इन्वेस्टिगेशन के टाइम पुलिस को राजेंद्र के बारे में जो पता चलता है उसे जानकर पुलिस खुद हैरान हो जाती है।
दरअसल ये जो राजेंद्र मेहरा है इसका असली नाम राजेंद्र कमारिया होता है और इसके ऊपर कई सारे अलग अलग स्टेट्स में केसेस भी दर्ज हैं और ये एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है जिसे उत्तर प्रदेश की पुलिस और मध्य प्रदेश की पुलिस काफी लंबे समय से ढूंढ रही थी और यूपी की पुलिस ने तो इसके ऊपर 7,000 रुपए का इनाम भी रखा था। इस केस को मध्य प्रदेश क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेट कर रही थी, इसीलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि राजेंद्र ने आज तक जितना भी क्राइम किया है उसका एक प्रॉपर डिटेल पता किया जाए। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को पता चलता है कि राजेंद्र जो सरनेम मेहरा यूज कर रहा है वो उसने एक ओल्ड कपल से चुराया हुआ है। दरअसल दिल्ली में एक कपल रहते थे जिनकी एज लगभग 64 या 63 होगी और उनका कोई भी बच्चा नहीं था। जो हस्बैंड थे वो प्रॉपर्टी डीलर थे और उसकी वाइफ एक प्राइवेट स्कूल में प्रिंसिपल थी। राजेंद्र एक प्रॉपर्टी डील के बहाने उस कपल से मिलता है और वो अपनी बातों में लोगों को उलझाने में बहुत माहिर था, इसीलिए वो तुरंत उस कपल का ट्रस्ट जीत जाता है। धीरे धीरे वो उनसे और बातचीत करने लगा, उनके काम में मदद करने लगा, जिसकी वजह से उसकी और कपल के बीच में एक पर्सनल बॉन्डिंग बन गई। अब ये कपल राजेंद्र को इतना ज्यादा मानने लगा था कि वो उसको अपने बेटे की तरह ट्रीट करते थे। राजेंद्र उस कपल का सरनेम यूज करके किसी तरह खुद के लिए गवर्नमेंट आईडी बनवा लेता है जिसमें उसका नाम होता है राजेंद्र मेहरा। एक बार राजेंद्र उस कपल से रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए 5 करोड़ मांगता है और वो कपल दे भी देता है क्योंकि उन्हें राजेंद्र पर पूरा भरोसा था। लेकिन कुछ समय बाद राजेंद्र उन पैसों को लेकर भाग जाता है। तब जाके उस कपल को रियलाइज होता है कि जिसको वो लोग अपने बेटे की तरह ट्रीट कर रहे थे वो एक फ्रॉड आदमी था। अब जरा सोच के देखो उस समय वो कपल किस हालात से गुजर रहा होगा। जिसको उन्होंने अपना बेटा माना, जिस पे उन्होंने पूरा भरोसा किया, उसी ने उनको धोखा दे दिया। अब क्राइम ब्रांच राजेंद्र को लेकर जो इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तो उन्हें ये भी पता चलता है कि झांसी में इसके ऊपर ट्रिपल मर्डर का केस भी दर्ज है। इस केस में ये था कि जनवरी 2013 में राजेंद्र, उसका भाई कल्लू और उसका कजन गुड्डू, ये तीनों मिलकर गीता, उसके 10 साल के बेटे निक्की और उसके भतीजे सूरज का मर्डर कर देते हैं। और यूपी पुलिस इस मर्डर के केस में राजेंद्र के भाई और कजन को तो पकड़ लेती है, लेकिन राजेंद्र किसी तरह बचकर भाग जाता है। मऊरानीपुर थाने के अंतर्गत एक ट्रिपल मर्डर करना बताया। ये अब यहाँ से केस अलग अलग रास्ते पे जाता है जिसको पुलिस एक रास्ते पे लाने की कोशिश करती है। पुलिस को अब ये तो पता था कि गीता को राजेंद्र ने मारा है, लेकिन गीता का पति कहाँ है? क्या उसे भी राजेंद्र ने मार दिया है? और अगर मार भी दिया है तो उससे रिलेटेड कोई केस क्यों नहीं दर्ज है? पुलिस अब इसी एंगल को ध्यान में रखते हुए इस केस को इन्वेस्टिगेट करती है तो उन्हें पता चलता है कि अराउंड जनवरी 2012 से ही गीता का पति मनोज मिसिंग है। पुलिस अंदाजा लगाती है कि राजेंद्र ने मनोज को भी मार दिया होगा और उसकी बॉडी को कहीं फेंक दिया होगा। लेकिन क्राइम ब्रांच जब और डिटेल्स निकाल रही थी तब उन्हें 20 मार्च को झांसी में एक अनआइडेंटिफाइड बॉडी का केस मिलता है और पुलिस को ये जो बॉडी मिली थी ये उस समय मिली थी जब मनोज मिसिंग था, यानी 2012 में। लेकिन बॉडी को पुलिस आइडेंटिफाई नहीं कर पाती है, इसलिए लैक ऑफ एविडेंस के चलते जून 2012 में पुलिस इस केस को बंद कर देती है। पुलिस को लगता है कि ये जो बॉडी मिली थी ये मनोज की हो सकती है और इसी शक पे पुलिस राजेंद्र से पूछताछ करती है। पहले तो राजेंद्र कुछ बताने से मना कर देता है, लेकिन जब उसके सामने सारे सबूत रखे जाते हैं तब वो पैनिक में आ जाता है और इसी पैनिक में वो सब कुछ बता देता है। दरअसल ग्वालियर के बालाबाई के बाजार में जहां मनोज का परिवार रहता था वहीं पास में राजेंद्र भी रहता था। राजेंद्र का मनोज से और उसकी वाइफ गीता से मिलना जुलना होता था, लेकिन समय के साथ राजेंद्र गीता को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, यानी गीता को राजेंद्र से प्यार हो जाता है। और यहाँ पे हैरानी की बात यह है कि जो गीता थी वो राजेंद्र से 10 साल बड़ी थी, इसके बावजूद भी वो राजेंद्र से प्यार करने लगी थी। अब राजेंद्र शुरू से ही एक ऐसा आदमी था जिसको सिर्फ पैसों से मतलब था, इसीलिए वो मनोज का मर्डर करने के बारे में सोचता है ताकि उसकी सारी प्रॉपर्टी वो ले सके। और सबसे ज्यादा शॉकिंग बात ये थी कि गीता भी अपने पति को मारने के लिए तैयार हो जाती है। 31 दिसंबर 2011 को दोनों मिलकर मनोज के ड्रिंक में एक पॉइजन मिला देते हैं और जैसे ही उस पॉइजन से मनोज मर जाता है वो दोनों उसकी बॉडी को झांसी के पास बेटवा नदी में फेंक देते हैं। और इसके बाद वो झांसी में ही मनोज के पैसों से एक घर खरीदता है और गीता के साथ वहाँ पे रहने लगता है। लेकिन कहते हैं ना कि आपने किसी के साथ गलत किया है तो आपके साथ भी गलत जरूर होगा। हाँ, थोड़ा लेट हो सकता है लेकिन होगा जरूर, क्योंकि समय सबका हिसाब करता है। राजेंद्र को अब गीता की प्रॉपर्टी भी चाहिए थी, लेकिन गीता देने से मना कर देती है, इसीलिए वो जनवरी 2013 में गीता का भी मर्डर कर देता है। और इस मर्डर को गीता का बेटा और उसका भतीजा भी देख लेता है, इसीलिए राजेंद्र उन दोनों को भी मार देता है।
पुलिस खुद हैरान थी कि वो डोमेस्टिक वायलेंस के केस को इन्वेस्टिगेट करते करते इतने बड़े क्रिमिनल को पकड़ लिए। अब मुझको लगता है कि इस पूरे फ्रॉड और मर्डर की शुरुआत गीता ने ही की थी, क्योंकि अगर गीता चाहती तो वो अपने पति का मर्डर नहीं करती। वो चाहती तो सिंपली उससे डाइवोर्स ले लेती, या वो उल्टा राजेंद्र को भी अरेस्ट करा सकती थी, क्योंकि उसे पहले से ही पता था कि राजेंद्र मनोज को मारना चाहता है। लेकिन उसने वो रास्ता चुना जो कई लोगों को मौत की तरफ ले गया। प्यार में लोग अक्सर अंधे हो जाते हैं, लेकिन क्या सही है क्या गलत है इसके बारे में सोचना चाहिए।